हाँ, नहीं बस अभी स्टार्ट करना। मॉडुलस फंक्शन में हम ऐसे कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज it is defined as mod x is equal to minus x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0। ये मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन है, मॉड एक्स की ये डेफिनेशन है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये दे रखा है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस के बारे में इतना पता था कि मॉड के अंदर कुछ भी डालो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब भी वही है। देखो कैसे, मैं ये कहूंगा कि इफ x इज इक्वल टू -3, अगर x -3 है तो इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन 0। x आपका 0 से कम है, छोटा है। भाई x लेस देन 0 वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा? मतलब मॉडुलस ऑफ -3 क्या होगा? -x, यानी कि माइनस ऑफ x, और x क्या है? -3, माइनस ऑफ x यानी कि माइनस ऑफ -3, तो रिजल्ट क्या आ गया? +3। ठीक है, फिर देखते हैं इफ x इज इक्वल टू 7, तो 7 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ये। जब 0 से बड़ा है तो 7 का मॉड क्या हो जाएगा? ये x के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये सीधा सीधा 7 के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो दोनों ही केसेस में मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट इस केस में भी पॉजिटिव आ रहा है, मेरा रिजल्ट इस केस में भी पॉजिटिव आ रहा है। तो रिजल्ट तो हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब मैं कभी वेरिएबल की बात करूंगा, वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में देखेंगे x होगा या y होगा, है ना। तो जब वेरिएबल की बात करेंगे, तो अगर x लेस देन 0 है तो उसको मैं लिखूंगा -x, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको मैं लिखूंगा +x। ठीक है, वेरिएबल की टर्म में आप ऐसे नेगेटिव लगाएंगे आगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। फाइनल रिजल्ट मतलब जब हम x की कुछ वैल्यू डालेंगे तो वो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? हाँ, अब जरा देखो, अब इसके क्वेश्चंस देखूंगा मैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। मुझे फाइंड आउट करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx क्या है, ये फाइंड आउट करना है मुझे। अच्छा, इन्होंने दे क्या रखा है? इन्होंने दिया है कि fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 के बराबर है तो तब जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही दे रखी है। एक तो ये है हमारे पास। अब आप देखो मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि जब x या तो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर नहीं होगा बस। ठीक है, तो भाई तीन ही तो कैटेगरी हो सकती है,
कि या तो x 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो एज पर डेफिनेशन तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव x ही आता है। तो मैं इसको जरा डिफाइन करता हूं। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है व्हेन x इज लेस देन 0। जब x 0 से छोटा है तो मॉड x की जगह क्या लिख सकता हूं फिर मैं? जब x 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है? माइनस एक्स। माइनस एक्स, तो यहां मैं लिखूंगा माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये x एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस x की तो इस x का कोई लेना देना नहीं है। हाँ इतना है, जब x 0 से छोटा है तो मॉड x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे हम। ठीक है। अच्छा, फिर देखें यहाँ व्हेन, दोबारा बोलो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट में बता रहा हूँ, एक मिनट रुको बस, अभी समझ जाओगे। ये हो गया x अपॉन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और तीसरा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब ये जो फंक्शन है f(x), इसकी वैल्यू तब दे रखी है 0 के इक्वल। देखो क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले को और प्रिसाइसली और कायदे से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है कोई चीज, तो या तो उससे छोटी होगी या उससे बड़ी होगी। तो मैंने कहा कि व्हेन x इज लेस देन 0, तो भी मॉड x अपॉन एक्स आएगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो भी मॉड x अपॉन एक्स आएगा। ये दोनों कैटेगरी क्या है? ये वही तो कैटेगरी है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू जब 0 है तब तो रिजल्ट 0 है, वो पहले से ही दे रखा है। मैंने ये कहा कि व्हेन x इज लेस देन 0, तो भी मॉड x अपॉन एक्स आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एकदम ये आया, अरे जब x 0 से छोटा होता है तो मॉड x की जगह मैं माइनस एक्स लिख देता हूँ। मॉड x को मैं माइनस एक्स बोलता हूँ जब x 0 से छोटा होता है। तो मैंने मॉड x की जगह माइनस एक्स लिख दिया। सिमिलरली जब x 0 से बड़ा होता है तो मॉड x को हम x ही लिख देते हैं। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ माइनस एक्स अपॉन एक्स हो गया, यहाँ एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो अब मॉडुलस वाला जो झंझट है वो खत्म हो गया। मॉडुलस फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया इस फंक्शन में। बताइए, समझ गए? क्लियर है? हाँ। और क्या करेंगे? अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x बन जाए x बन जाए x। तो और देखिएगा ये fx क्या हो गया, -1 when x is less than 0 and +1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0। ठीक है। तो ये fx ये आ गया मेरे पास। अब जो है fx मेरे पास डिफाइंड है प्रॉपरली। अब मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx निकालना है, तो जरा देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो 0 है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट है कि जब x 0 से छोटा है तो वैल्यू कुछ और, जब x 0 से बड़ा है तो वैल्यू कुछ और, जब x 0 के बराबर है तो वैल्यू कुछ और। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर जहां पर भी अलग अलग वैल्यूज दे रखी होती हैं, वहां पर मैं LHL और RHL कैलकुलेट करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ। दोनों बराबर आ जाएंगी तो मैं कहूंगा कि हाँ जी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दोनों अगर बराबर नहीं आएंगी तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कैसे? आप ये देखो, मुझे फाइंड आउट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx। तो इसमें मैं क्या करूंगा, LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx। वही तीन घिसे पिटे स्टेप लिखने हैं। LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा h टेंडिंग टू 0, और ये जो 0 माइनस है ये यहाँ x की जगह आ जाएगा f 0 माइनस h। याद आ रहा है लास्ट टाइम करवाए थे ये क्वेश्चन? ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब 0 माइनस h करेंगे, 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नेगेटिव वाला साइन के साथ आ जाता है। 0 माइनस 2 करोगे तो -2, 0 माइनस 3 करोगे तो -3, 0 माइनस h करोगे तो -h, f माइनस h आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर x क्या था? x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि x क्या था यहाँ पर? 0 से छोटा। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो इधर आ जाओ। ठीक है। हमने कहा x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि जब x 0 से छोटा है,
जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fx क्या दे रखा है, -1, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कुछ भी हो -1 लिखो बस, उसमें x वाली टर्म तो है नहीं, अगर x वाली टर्म होती तो उस x की जगह में -h सब्स्टिट्यूट करता, समझ रहे, अगर x वाली टर्म होती तो उसकी जगह में -h सब्स्टिट्यूट करता। तो जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या, -1, तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट तो -1 ही आ गया। अगला देखो, RHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 plus fx। RHL का मतलब कि 0 से मामूली सा बड़ा है, तो 0 से मामूली से बड़े को क्या बोलेंगे, 0 प्लस, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस हो गया। अगला स्टेप वही हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f और ब्रैकेट में 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h क्या होता है, h ही तो हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh, ये हो गया। अब आप ये देखो कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x 0 से मामूली सा बड़ा वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो x ग्रेटर देन 0 में अगेन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यानी कि सीधा सीधा इसका रिजल्ट क्या है, 1 है, तो 1 लिखिए यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती, कहीं x मेंशन होता यहाँ पर, तो उस x की जगह में h सब्स्टिट्यूट कर देता, ठीक है, तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे 1 आ गया। हम क्या बोलेंगे, वो तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर LHL दोबारा देखो, LHL at x is equal to 0 fx, ये मेरे को क्या करना है कि हम जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं ये कैलकुलेट, अच्छा फंक्शन तो आ गया था समझ में, हाँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 का मतलब ये है कि वो 0 से या तो थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है। तो जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर मैं x रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये तो 0 है, 0 से जरा सा छोटा, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस, मैं इसको लिखूंगा, देखो ये 1, 2 और 3, ये 3 स्टेप सभी क्वेश्चंस में आएंगे, जहां पर भी मेरे को लिमिट निकालना होगा और जहां पर भी फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा होगा कि 0 से छोटे पर कुछ और, बड़े पर कुछ और, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो है, ये 1, 2, 3 ये वाले स्टेप सब में आएंगे। मैं पहले लिखूंगा LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx। फिर अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि x की जगह यहाँ आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, और ये जो 0 माइनस लिखा हुआ है ना, 0 की पावर में माइनस, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0 माइनस h। h क्या है, h एक बहुत छोटा सा टर्म है, मतलब मुझे 0 में से एक बहुत छोटा सा टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं कहाँ पहुंच गया, मैं 0 से जरा सा पहले पहुंच गया, मैं 0 से जरा सा पहले पहुंच गया, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में मैं क्या कर रहा हूँ, 0 प्लस h, तो 0 में एक छोटी सी टर्म ऐड कर रहा हूँ, तो मैं 0 के जरा सा बाद पहुंच गया, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, ये जो है मैंने कहा 0 माइनस एच, 1, 2, 3, ये 3 स्टेप सब में सेम आएंगे, 0 माइनस एच है तो क्या हो गया, माइनस एच ही हो जाएगा वो तो एफ ब्रैकेट में माइनस एच। अब मैं जानता हूँ कि अगर मान लो ऐसे लिखा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x लिखा होता, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x होता, और वो आपसे कहते हैं कि भाई एफ माइनस एच बताओ, तो आप कहोगे इसमें क्या है, जहां पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह माइनस एच डाल दो, तो ये क्या हो जाता, 3 इंटू माइनस एच, मतलब -3h हो जाता है, ये तो इस तरह से हो जाता सब्स्टिट्यूट, है ना। लेकिन अब क्या दे रखा है, जब x लेस देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू सीधा -1 दे रखी है, तो जब इसमें x लिखा ही नहीं है, कहीं इसमें x वाली टर्म ही नहीं है, तो मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या, कुछ नहीं, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में तो आप f माइनस एच कैलकुलेट करो, आप f माइनस 15h कैलकुलेट करो, आप f 1 करोड़ कैलकुलेट करो, कुछ भी करो, उसका रिजल्ट तो -1 ही आना है, आप ब्रैकेट में कुछ भी डालो रिजल्ट -1 आना है, कांस्टेंट फंक्शन है। सेम कहानी यहाँ पर है कि एफ एच आ गया, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी बना गया। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अरे सबको समझ में तो आ रहा है, हाँ, तो तुम आगे बैठ जाओ, आंखों में कुछ दिक्कत तो नहीं है, हाँ, तुम बीच बीच में आगे छोटी कर रहे हो, हाँ,
अगर प्रॉब्लम है तो आगे बैठो, ठीक है, और आई टेस्ट कराओ, बैठो भाई, वेलकम वेलकम। चलिए जी। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए जी, राधे राधे। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 आई, तो मैं बोलूंगा सिंस LHL at x is equal to 0 fx is not equal to RHL at x is equal to 0 fx, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई इसको कैलकुलेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती लिमिट। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, दिवस, पार्थ, रोहन, शिवांश, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 था, अब मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ भी नहीं है, वहां पर mod x अपॉन x था, यहाँ पर x अपॉन mod x है, ये अपने आप कर लेना, और बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं उसमें अंतर। भाई x अपॉन mod x आएगा, तो जैसे यहाँ पर -x अपॉन x आया था, वहां आएगा x अपॉन -x, तो भी -1। यहाँ पर x अपॉन x आया था, वहां पर भी x अपॉन x आया था, तो भी +1। तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 बिल्कुल दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ट्वेंटी सेवन में देखिएगा, लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx, ठीक है, वेयर fx इज इक्वल टू, वेयर fx is equal to mod x minus 5, fx is equal to mod x minus 5, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दो मुझे, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर कराता हूँ। इसी तरीके से जब x ग्रेटर देन 0 है, when x is greater than equal to 0, तो तब mod x की जगह x आ जाएगा, तो क्या हो गया x -5, तो ये तो fx हो गया। यहाँ तक तो समझ गए? जैसे पहले फंक्शन को डिफाइन करा था, fx को डिफाइन करा था पहले, तो ये कर दिया। अब उसके बाद इस पर आते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx, ये देखिएगा इसको कैसे करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 5, तो एक बात बताओ, x टेंडिंग टू 5 का मतलब क्या है? क्या मेरा 5 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है ना, क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है यहाँ पर। ये 0 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 0 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, ठीक है। तो 0 से तो उसका कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, जैसे ऐसे हमने समझा था, इस तरीके से जरा समझते हैं इसको भी, कि अब वो पूछ रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 5, तो इधर हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। मैंने मान लो यहाँ पर 5 ले लिया, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 5, x जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, या तो 5 से मामूली सा छोटा या 5 से मामूली सा बड़ा। तो मैं ये कहूंगा, अगर ये 5 से जरा सा छोटा भी है, और इधर क्या है, इधर मान लीजिए 0 है, अगर ये 5 से मामूली सा छोटा भी है, तो भी किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? x ग्रेटर देन 0 वाली में। अगर 5 से ये मामूली सा बड़ा भी है, तो भी इसी कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू केवल और केवल ये हो जाएगी, x-5। fx जो है वो सिर्फ और सिर्फ x-5 के बराबर होगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 5 निकालना है। समझ गए? क्लियर है? तो इसका मतलब मेरे लिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये तो बेकार हो गई, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो। निकालना भी है या नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है कि नहीं निकालना है, ये बताओ। अगर निकालोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, नहीं निकालोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। कैसे? क्योंकि
जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है भाई, वहां पर हम क्यों किया करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट? कब निकालते हैं? वो तब निकालते हैं जब मेरे को लिमिट निकालनी होती है ना किसी एक पॉइंट पर, तो उससे छोटे पर फंक्शन कुछ और है और बड़े पर फंक्शन कुछ और है, वो तब किया जाता है। यहाँ पर तो दोनों के दोनों x ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 अगर आप निकालोगे भी तो रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो मैं LHL और RHL से भी करके दिखा देता हूँ। वही 3 स्टेप हैं, घिसे पिटे 1 2 3, ये इसमें सेम आएंगे। ऐसे ही 1 2 3, 3 स्टेप सेम आएंगे। तो जरा इससे भी करके देख लेते हैं। हम ये बोलेंगे LHL एट, जैसे पहले क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 था, तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 लिखा। अब x टेंडिंग टू 5 है, तो LHL एट x इज इक्वल टू 5 fx। तो पहला स्टेप बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 5 पूछा है, तो LHL एट x इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने। अगला स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, जैसे यहाँ पर 0 माइनस था, अब 5 माइनस हो गया, और fx। अगला स्टेप, मतलब अब x 5 से मामूली सा छोटा है, यानी कि यहाँ लिखूंगा मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा f 5 माइनस h। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? हाँ, अब आगे चलते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 5 माइनस h। अब क्या करना है? अब देखो, हमारे पास फंक्शन तो केवल बस अब यही है, x माइनस 5, तो x की जगह क्या डाल देना है? 5 माइनस h। समझ गए? तो आप क्या करो, 5 माइनस एच, एक्स की जगह 5 माइनस एच डाला, -5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा? केवल माइनस एच। एच की जगह अब 0 डालने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। -0 -0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, 0 आ गया। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ गए कि नहीं? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो RHL एट x इज इक्वल टू 5 fx, वही सेम स्टेप, यहाँ 5 माइनस था, तो अब RHL है तो 5 प्लस लिखूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx is equal to limit h tending to 0 f 5 प्लस h। भाई फंक्शन तो हमारे लिए यही है, क्योंकि 5 से जरा सा बड़ा होगा तो भी x ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी में लाई करेगा, यानी कि फंक्शन है x माइनस 5। जब ब्रैकेट में x था तो x माइनस 5, अब ब्रैकेट में 5 प्लस h है तो 5 प्लस h माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 प्लस h माइनस 5, -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h बचा, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, h की जगह 0 डालो, रिजल्ट इज 0। तो हमारा LHL और RHL दोनों इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो दोनों इक्वल आए हैं तो वो जो इक्वल वैल्यू आई है वही लिमिट की वैल्यू आई है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? सिंस since LHL at x is equal to 5, fx is equal to RHL at x is equal to 5 fx, therefore limit x tending to 5 fx exists and its value is, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? LHL की वैल्यू भी 0, RHL की वैल्यू भी 0, तो इसकी वैल्यू इज 0। बोलिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। अंशित, आस्था, Yes, sir. दिव्यांशी, देवशी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं।
ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 25 हमने कर लिया, 26 आप लोग करेंगे, ये 27 था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में इन्होंने फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कॉमा एक्स लेस देन वन। अगर x लेस देन वन है तो फंक्शन की वैल्यू है a प्लस बी एक्स, ठीक है। अच्छा 4 इफ x इज इक्वल टू वन। अच्छा और b माइनस ए एक्स इफ x इज ग्रेटर देन वन। ये मेरे को फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रखा है। तो आप ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पर, वन, क्योंकि वन से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, वन के बराबर पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और वन से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो x इज इक्वल टू वन हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया। चलिए जी, अब इन्होंने बोला इफ लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स, इफ लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन, वो f1 के इक्वल है। लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू f1, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। a बताओ a क्या है, और b बताइए कि b की वैल्यू क्या हो सकती है। a की वैल्यू बताइए और b की वैल्यू बताइए। देखो कैसे करेंगे इसको। देखिए जब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स जो है वो f1 के इक्वल है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू वन एग्जिस्ट करती है, तभी तो वो किसी वैल्यू के इक्वल है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब वो किसी के इक्वल होगी ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में x टेंडिंग टू वन दे रखा है, तो भाई x जब वन से छोटा है तब वैल्यू कुछ और, x जब वन से बड़ा है तब वैल्यू कुछ और। तो इसका मतलब मुझे LHL और RHL निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये करता हूं कि सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज given that limit x tending to 1 fx is equal to f1, it implies that अगर limit x tending to 1 fx है f1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करती है तो LHL RHL के इक्वल होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी LHL at x is equal to 5, RHL at x is equal to 5, ये दोनों इक्वल थे, और जो इनकी इक्वल वैल्यू थी वही हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 की वैल्यू थी। तो मैं जब ये वैल्यू है तो LHL और RHL दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब जरा LHL को देखो, अगला स्टेप बढ़ते हैं आगे यहीं पर। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू RHL का क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। और f1 क्या होगा, खुद बताइए। जब f1 का मतलब जब x जो है वो 1 के इक्वल है, जब x 1 के इक्वल है तो fx क्या है, 4, तो इसकी वैल्यू तो 4 हो गई। ये बताइए, ये तो समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद अगला स्टेप इसका ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 1 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा f1 प्लस एच इज इक्वल टू 4। ये हो गया, यहाँ तक समझ गए? हाँ भाई, मैं यहाँ इस तरफ मैं LHL को सॉल्व करता जा रहा हूँ, ये बीच में मैं RHL को सॉल्व करता जा रहा हूँ, और यहाँ तो f1 दे रखा है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो मेरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, 4 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करूं, ये जो 1 माइनस एच है, मतलब जब हमारा x 1 माइनस था, जब x टेंडिंग टू 1 माइनस, जब x 1 से छोटा था, तो फंक्शन क्या है, a प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स कब लिखा, जब ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, तो यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स करा। ठीक है, अब ब्रैकेट में 1 माइनस एच है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स की जगह 1 माइनस एच आ जाएगा बस। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, x 1 से जब छोटा है तो फंक्शन ये है, तो a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच, ए प्लस बी इंटू 1 माइनस एच, ये तो मेरा ये वाला हो गया। अब इसको करेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब खुद देखिए ये कहां से आया, जब x 1 प्लस है यानी कि 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है b माइनस ए एक्स, तो b माइनस ए इंटू एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच, है ना, तो b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच, b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच, ये हो गया, ये LHL हो गया, ये RHL हो गया, और इज इक्वल टू क्या है, 4। ठीक है, क्लियर है बिना? आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो अब मेरे पास कुछ बचता नहीं है यहाँ पर, कोई सिंप्लीफिकेशन का कुछ फायदा है नहीं, अब h की वैल्यू 0 डालनी ही पड़ेगी। कहीं ऐसा तो है नहीं कि h से h कहीं कट रहा हो या कुछ वैसी बात हो, तो h की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 a प्लस बी इज इक्वल टू, जब यहाँ h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 4, तो a प्लस बी भी 4 के बराबर है, और b माइनस ए ये भी 4 के बराबर है। अब इसको जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना 10th क्लास में, बिल्कुल उसके तरह सॉल्व कर देंगे। उन्होंने यही पूछा इस क्वेश्चन में कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो मैं कहूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, या उल्टा बोल दो b प्लस ए इज इक्वल टू 4, एंड b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर दो, तो इधर प्लस ए और इधर माइनस ए है, जब ऐड करेंगे तो ए से तो ए कट जाएगा, तो ए तो एलिमिनेट हो गया, बी की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही। तो हम ये कहेंगे, हाँ, ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, तो b प्लस ए इज इक्वल टू 4, और यहाँ क्या हो गया, b माइनस ए, अभी प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, b प्लस बी कितना हो गया, 2b, और 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो b की वैल्यू तो 4 आ गई। अब इसको, हाँ बिल्कुल, अब इसको किसी भी उसमें डालिए आप, पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, इसमें डालो या इसमें डालो, तो मैंने b की वैल्यू इसमें डाल दी, 4 प्लस ए इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 0। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं a की और b की, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. पार्थ क्लियर है? पार्थ आवाज आ रही है मेरी? चलिए, शायद आ नहीं रही है आवाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में इन्होंने दिया है, लेट a1 a2 डॉट 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 टिल an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन। तो एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि
एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 29 में एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट 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 एक्स माइनस ए एन एक्स माइनस ए एन what is limit x tending to a1 fx। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx, ये आपको बताना है। देखो यहां पर आप ये देखिए कि मैंने जो LHL और RHL निकालना आपको बताया वो कहाँ बताया, जहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, जहां पर हमको ये कहा जाता है कि जब 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, जब 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और। यहाँ कुछ ऐसा दे रखा है? कुछ भी तो नहीं है ऐसा। कोई मॉडुलस फंक्शन भी नहीं है कि मैं उसको अपने आप डिफाइन करूं कि 0 से छोटे पर ये आएगा बड़े पर ये आएगा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते थे हम, डायरेक्ट वैल्यू डालते थे। तो डायरेक्ट वैल्यू डालो यहाँ पर। आप क्या करेंगे, x टेंडिंग टू a1 fx, fx क्या है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x टेंडिंग टू a1 fx, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx की वैल्यू डालो, क्या है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 टिल x माइनस an, यहां तक है। ठीक है, अब x की जगह a1 डाल दो, तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2, जहां जहां पर x है वहां वहां पर a1 डाल देना है बस। a1 माइनस an, मतलब ये देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि बड़ा है, खतरनाक है, पता नहीं क्या है इसमें, जबकि कुछ नहीं है। जो शुरुआती लेवल के जो हमने क्वेश्चंस करे थे जिसमें डायरेक्ट वैल्यू डालनी होती थी, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है a1 माइनस a1 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, और 0 जो है वो आगे कितनी भी टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाए वो सबको 0 बना देता है। तो ये पूरी सीरीज जो है वो आपकी सॉल्व होकर 0 हो गई। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको, कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक चीज और पूछी है, इन्होंने बोला a1 a2 डॉट 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 टिल an, ये जो है ये किसी एक चीज के इक्वल नहीं है, किसी एक वैल्यू के इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। तो ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये क्या होगा। इन्होंने पूछा लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ठीक, ये क्या होगा भाई, सीधा सीधा है, लिमिट x टेंडिंग टू a, पहले तो fx की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने वो वैल्यू डालो, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 टिल x माइनस an। ठीक है, अब x टेंडिंग टू a है तो x की जगह मैं a डाल दूंगा, तो a माइनस a1 a माइनस a2 एंड डॉट 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 टिल a माइनस an, बस यही है इसका तो रिजल्ट। उन्होंने बोला है कि a ना तो a1 के इक्वल है, ना a2 के इक्वल है, ना a3 के इक्वल है, दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, जो भी बच्चे एनसीईआरटी लेकर आए हैं वो देख लीजिए, उन्होंने दे रखा है कि a ना तो a1 के इक्वल है, ना a2 के इक्वल है, ना a3 के इक्वल है। क्यों ऐसा बोला उन्होंने, कि सोचो अगर a1 के इक्वल हो जाएगा तो a माइनस a 0 हो जाएगा, अगर a और a1 इक्वल हो गए तो वो तो एक दूसरे को काट देंगे, 0 कर देंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं है, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो 0 नहीं आएगा, वो उन्होंने पहले ही बता दिया। तो आपका रिजल्ट ये है, बताइए जी, क्लियर है सबको। हाँ, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
इन्होंने बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। है ना, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। और फिर दे रखा है मॉड एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये इन्होंने दिया है। फालतू में क्वेश्चन में मॉडुलस इन्वॉल्व करा गया है, मॉडुलस डालने की जरूरत ही नहीं थी। बिना मतलब के डराने के लिए क्वेश्चन को ऐਵੇਂ ही खतरनाक बना दो, कुछ है नहीं इसमें। भाई मॉडुलस होता, अगर मॉडुलस वो डालते तो मॉडुलस डालने के साथ साथ ही बाजू में एक्स लेस देन जीरो देने की क्या जरूरत थी। भाई जब एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स को मॉड एक्स थोड़ी लिखूंगा मैं, मॉड एक्स को मैं माइनस एक्स लिख दूंगा। जब एक्स जीरो से छोटा होता है तो मॉड एक्स को हम माइनस एक्स लिख देते हैं। तो ये तो ऐसे ही हो गया, फंक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद जो लिमिट दे रखी है उसकी बात अभी करते हैं 2 मिनट में। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस वन व्हेन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। हाँ, नहीं नहीं जीरो थोड़ी होंगे, क्योंकि माइनस एक्स हुआ ना, माइनस वन थोड़ी हुआ। माइनस वन होता तो माइनस वन प्लस वन जीरो होता, माइनस एक्स हुआ। जीरो है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स तो एक्स ही रहेगा फिर। तो फिर ये हो गया एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करना पहले जरूरी होता है। ठीक, तो पहले वो हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ ए। ये मेरे को बताना है कि ये एक्स टेंडिंग टू ए क्या होना चाहिए। भाई लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे वो कब पता चलता है मेरे को। वो तब पता चलता है या तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दे रखा हो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, है ना, और या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखे हो जहां पर मेरा एलएचएल निकालूं और आरएचएल निकालूं और दोनों के दोनों इक्वल ना आए। ठीक है, तो एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट साफ दिखाई दे रहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो, है ना। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बोले कुछ भी बोले, उसको देखते रहेंगे। पहले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ही निकाल कर देखते हैं कि आपका फंक्शन, मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अभी देख लेते हैं। देखिए, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट let us first calculate limit x tending to 0 fx। देखिए, ये आपको समझ जाना चाहिए कि मैं ये अपनी मर्जी से कर रहा हूँ कैलकुलेट। ये पूछा नहीं गया मेरे से कैलकुलेट करने के लिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कैलकुलेट करो। वो तो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी लिमिट होगी जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं ये कहूंगा भैया एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस तो तब देखेंगे जब मुझे क्रिटिकल पॉइंट पता हो। क्रिटिकल पॉइंट सबको दिखाई दे रहा है जीरो है, तो फिर एलएचएल और आरएचएल निकालो क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, देखिए समझ रहे हैं ना आप लोग, भी सारे शांत बैठे हो, सबको क्लियर है। यस सर। और आराम से है, क्लियर है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स। हम वही 3 स्टेप्स पहले लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ जीरो माइनस एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच को क्या लिखो, माइनस एच ही लिख दो बस, एफ माइनस एच, एफ ब्रैकेट में माइनस एच। बस ये देखो ये फंक्शन कौन सा वाला लेना है मुझे, एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस है, यानी कि एक्स जीरो से छोटा। एक्स जीरो से जब छोटा होगा तो फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एच प्लस वन, माइनस ऑफ माइनस एच प्लस वन। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ माइनस एच प्लस वन क्या हो गया,
ये दिखाई नहीं देगा ऑनलाइन वालों को, इस तरफ कर रहा हूँ आगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h+1 आ गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h+1। ठीक है, अब क्या करें, अब तो h की वैल्यू डालो, तो 0 + 1 रिजल्ट क्या आ गया, प्लस का 1। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद RHL निकालते हैं। RHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h। 0 plus h क्या होता है, h होता है, तो fh हो गया। ठीक है, अब क्या लिया था, x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है x-1। fx है तो x-1, जब fh है तो क्या हो जाएगा, h-1, x की जगह h डालना है बस। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h-1, h की वैल्यू 0 डालो, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 0 fx is not equal to RHL at x is equal to 0 fx, तो भैया एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, उस क्रिटिकल पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको छोड़कर हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे, उस पॉइंट को छोड़कर हर पॉइंट पर वो एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आप ये देखो भाई, फंक्शन अलग अलग हो गए, कई बार क्या होता है अलग अलग फंक्शन होने के बावजूद हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आ जाता है। तो हम ये कहेंगे अरे बहुत बढ़िया फंक्शन है ये तो, ठीक है, ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हर जगह। ठीक, लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे तो देखो, x लेस देन 0 पर देखो तो -x+1 है, तो लेस देन 0 आप कितनी भी वैल्यू लेते चले जाओ, हर एक पर फंक्शन यही आएगा, तो वो एग्जिस्ट करेगा, सेम वैल्यू आएगी सब पर, LHL RHL निकालने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे हैं? अच्छा, x ग्रेटर देन 0 पर देखो तो सबके लिए x-1। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या लिमिट की वैल्यू बताइए क्या है, तब तो आप उसको LHL RHL कैलकुलेट करके दिखाओगे और बता दोगे कि लिमिट वहां एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर पूछेंगे कि भाई ये एग्जिस्ट यहाँ नहीं करती तो कहाँ करेगी, तो आप कह दें इसको छोड़कर हर जगह करेगी, बस यहाँ नहीं करेगी। समझ गए? तो हम ये कहेंगे कि 10 लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx does not exist, that is limit x tending to a fx will exist at every point other than a is equal to 0। a is equal to 0 को छोड़कर हमेशा सभी पॉइंट्स पर वो एग्जिस्ट करेगी लिमिट। ठीक है, तो ये अपनी ही तरीके का अलग क्वेश्चन था जहां पर वो पूछ रहे हैं कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए, और उन्होंने ब्रैकेट में हमको हिंट भी दे दिया था, विच वैल्यू नहीं पूछा था उन्होंने, वैल्यू के आगे ब्रैकेट में एस भी लगाया था। जब वैल्यू के आगे ब्रैकेट में एस लगाया तो इसका मतलब है विच वैल्यू और वैल्यूज, वैल्यू और वैल्यूज, तो एक ही कितनी वैल्यूज हैं भाई, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू ले लो एक ही, बस 0 मत ले लेना, 0 पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो मैं देख चुका हूँ, 0 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके बाद भाई आप लोगों को क्या करना है, इसमें 31 और 32 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये करो अपने आप। अगर डाउट आता है तो ये भी मैं करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
स्ट्रेट लाइन काफी बड़ा चैप्टर है, करेंगे उसको भी एनसीईआरटी में से। और ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मैं आपके टेस्ट भी लूंगा अलग अलग चैप्टर्स के, और वो होंगे एमसीक्यू बेस्ड, तो तैयारी रखिएगा। ठीक, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो मुझे बता दें, ठीक है। चलिए जी, हाँ ईपी, ईपी करवा देंगे। हाँ, गुड इवनिंग। Thank you, sir.